गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। जैसे लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें आप लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी की, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है और फिजिकल क्वांटिटी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इन सब के बारे में आपने स्टडी की। डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स के बारे में भी आपने स्टडी की। लेकिन आज जो है, आज हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जिनको हम प्रैक्टिकली यूज में लेते हैं, डेली लाइफ के अंदर जो यूज होती हैं, जिनको साइंटिफिक तरीके से न लेकर के हम अपनी कॉमन और डेली लाइफ में जो यूज लेते हैं, उन प्रैक्टिकल यूनिट्स की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, स्टार्टिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्चुअली जो हमारी डिस्टेंस है, जैसे स्मॉल डिस्टेंस से लेके लॉन्ग डिस्टेंस तक, और जो हमारे मास हैं, जैसे मास भी एक हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ भी है, टाइम भी है। तो लेंथ जो है वो स्मॉल डिस्टेंस से लेके और उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक हम यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकली। मास को भी हम मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, ऐसे ही टाइम के लिए। तो मतलब ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को हम आज क्लियर करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब साइज की बात करें या हम लोग लेंथ की बात करें, तो जो मैक्सिमम लेंथ है उसके लिए, जैसे हम बात करें हमारे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस या लेंथ, या फिर अर्थ से मार्स की बीच की डिस्टेंस, या जो भी हमारे 8-9 प्लैनेट्स हैं उनके बीच की जो लेंथ है उसकी बात करें तो वो बहुत बड़ी है। मतलब अगर हम उसको मीटर में लेंगे तो वो मीटर में लेने के लिए कई करोड़ों मीटर हो जाएगी, जिसको हमें लिखना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम मास की बात करें तो मास में भी यही चीज़ हम कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास में एक ट्रक है और उस ट्रक में आपने कोई भी सामान भर रखा है। जैसे मान लीजिए उसमें भरे हुए सामान की जो वेट है, जो मास है, वो मान लीजिए 6120 kg है। और एक और दूसरा ट्रक है जिसके अंदर भरे हुए मास की जो वैल्यू है वो 4230 kg है। तो अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग में उसके जो आगे के जो फिगर हैं, जैसे 130 और 230 जो भी आगे हमने फिगर लगाया है, वो उसके अंदर कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि कंपैरिजन में 1000 में कंपैरिजन जो है उसका वो 1000 में होने लग गया है उस केस में। तो उस चीज़ के लिए फिर हमने एक यूनिट बनाई और उस यूनिट में हमने डिसाइड किया कि जो हमारा 1000 kg है हम उसको 1 टन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 1 टन। दैट मीन्स 1000 kg इज इक्वल्स टू 1 टन। तो जैसे जो हमारा एक ट्रक था उसमें 6130 kg था, उसको हम 6 टन के अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, उसमें 6 टन है। फिर दूसरे वाले में 4 टन है या 4.2 टन है, या इस तरीके से हम उसको एक कॉन्फ़िगर जो हमें मिलेगा उससे हमें समझने में और मतलब उस चीज़ को गेन करने में हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने एक यूनिट्स ली। कौन सी यूनिट्स? जिनको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स बोलते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए हम बात करने वाले हैं आज। तो सबसे पहली जो प्रैक्टिकल यूनिट है उसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ के लिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी उसके लिए हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले इसका डिस्क्रिप्शन और विद एग्जांपल्स बताऊंगा, फिर आप बोर्ड की तरफ देखेंगे और साथ साथ में नोट भी कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए सबसे जो बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं उनमें 3 यूनिट आती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उसके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सेकंड थिंग लाइट ईयर एंड थर्ड वन पारसेक। 3 यूनिट जो है वो आपके कोर्स में है, जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो यूनिट हम ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, नंबर 1 है एस्ट्रो
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे AU से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? AU से। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होगी? इसको स्टैंडर्ड कैसे, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है वो कैसे बनाया गया, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास में अर्थ और सन के बीच का जो रिवॉल्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है इलिप्टिकल पाथ में। जैसे ये आपका सन है, यहाँ पे ये सन है और ये अर्थ है, यहाँ पे ये सन है आपका, सन, और ये अर्थ। तो जब ये अर्थ जो है ये एक साल के अंदर, दैट मीन्स 1 ईयर में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, और उस रिवॉल्यूशन में इसके बीच की जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी करती है। कभी यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कम है, फिर ये यहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाएगी, फिर यहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाएगी, फिर यहाँ पे एक डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंसेज हैं ये यहाँ पे वेरी कर रही है, क्योंकि पाथ जो है वो इलिप्टिकल है। कैसा पाथ है? इलिप्टिकल, उसकी वजह से ये वेरी कर रही है। तो अगर हम इस पूरे साल में, मतलब मान लीजिए अर्थ ने यहाँ से मोशन करना शुरू किया और ऐसे घूम के वापस इधर आई, तो कंप्लीट ईयर कंप्लीट होता है। उस कंप्लीट ईयर में अगर ये जो लेंथ इसने यहाँ से डिस्टेंस जो अलग अलग ली हैं उनका अगर हम एवरेज निकाल लें तो उस एवरेज को हम बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलेंगे उसको? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसके लिए हम लोग इसको कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कैसे होगी। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज average distance between sun and earth, is called 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दें तो हमारे पास में ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन बन के आई है। ठीक है। अब अगर हम इसको मीटर में लिखें, क्योंकि मीटर हमारी SI यूनिट है और हम जब इसको कैलकुलेशन में लेते हैं या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में लेते हैं तो हमें इसको मीटर में लेना पड़ता है। तो अगर हम इसको मीटर में डिनोट करें तो कैसे हो जाएगा? देखिए 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये हो गया आपका। इसको अप्रोक्सीमेटली 1 AU अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये कैसे निकाली? इसका स्टैंडर्ड हमने कैसे लिया? अर्थ और सन का जो सन के चारों तरफ अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है जो इलिप्टिकल पाथ में, उस इलिप्टिकल पाथ का एवरेज निकाल लिया हमने, उसकी एवरेज डिस्टेंस निकाल ली और उसको हमने बोल दिया कितना? 1 AU। और वो एवरेज डिस्टेंस कितनी आई आपकी? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर से भी हम डिनोट करते हैं। तो ये वाला सिस्टम हो गया आपका, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई आपकी। अब इसके बाद में जो दूसरी यूनिट आती है वो आती है लाइट ईयर। कौन सी आती है? लाइट ईयर। लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर। ये जो यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये 1 प्लैनेट टू अदर प्लैनेट, 1 प्लैनेट टू अदर प्लैनेट के बीच की जो लेंथ है उसको फाइंड करने के लिए हम मोस्ट प्रोबेबली इसको यूज लेते हैं। अब आती है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होती है उसको समझना है हमें। और लाइट ईयर को समझने के लिए देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, उसको ध्यान से सुनिएगा आप। लाइट ईयर जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो हम लोगों ने जैसे आपको पता है कि लाइट जो है वो 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 सेकंड में कितनी दूर जाती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड जाती है। ठीक है। और 1 सेकंड में इतनी जाती है तो 60 सेकंड, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट।
1 मिनट में कितनी जाएगी, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 मीटर पर सेकंड जाएगी। ठीक है, तो 60 मिनट, दैट मीन्स 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर में कितनी जाएगी, 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 मीटर पर सेकंड जाएगी। और अगर 1 आवर में इतनी जा रही है तो 24 आवर में कितनी जाएगी, 24 आवर में जाएगी 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 24। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एक दिन में ट्रेवल करने वाली लाइट की लेंथ हो गई 24 आवर्स में। उसके बाद 24 आवर्स हो गए, 24 आवर्स मतलब 1 डे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 डे इज इक्वल्स टू इतना ट्रेवल करेगी। अब पूरे ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। 365 डेज में कितनी जाएगी, 365 डेज में जाएगी, इज इक्वल्स टू 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365 डेज। ठीक है, इस तरीके से इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 सेकंड में लाइट इतनी दूर जा रही है, 1 मिनट में इतनी दूर जा रही है, 1 आवर में इतनी दूर जा रही है, और 1 डे में इतनी दूर जा रही है, तो 365 डेज में इतनी दूर जा रही है। तो 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 1 साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्या करती है, 1 साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। इसको हम कंप्लीट फिगर में लिखेंगे तो 360/1 1/4 भी हम इसके साथ में लेंगे, क्योंकि 365 डेज कंप्लीट 1 ईयर में नहीं होते, उसका एक और फिगर होता है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में लाइट ईयर की डेफिनेशन निकल के आई, और उसको हमने कैसे लिखा वो देखिए, मैं बताता हूँ आपको लिख के। इसका स्टैंडर्ड ये माना गया, लाइट ईयर का स्टैंडर्ड, लाइट की जो ट्रैवलिंग है उसको माना गया। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट ट्रेवल करती है डिस्टेंस कितने ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। अब इसको अगर हम डिनोट करें तो लाइट ईयर को LY से लिखते हैं, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 1 LY इज इक्वल्स टू, अब इसको लिखेंगे तो इसका जो फिगर आया हमारे पास में वो क्या आया, फिगर हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना फिगर आया हमारे पास में। कितना आया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारे पास 1 लाइट ईयर की वैल्यू आ गई। इसको भी हमने मीटर में डिनोट किया। क्यों डिनोट किया, क्योंकि जैसे ही हम स्पेस में मतलब अपने सैटेलाइट या किसी भी प्लैनेट या किसी भी स्टार की या गैलेक्सी में कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसकी जो लेंथ हम मेज़र करेंगे, उसकी जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे, उसको हमें ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको मीटर में यहाँ पे शो किया है, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। अब ये जो लाइट ईयर है, ये जो यूनिट है, ये प्रैक्टिकल यूनिट, ये यूज होती है जैसे हमारा सन है। ठीक है, हमारे जो यूनिवर्स है उसमें सन है, वैसे ही बहुत सारे सन हमारे यूनिवर्स और गैलेक्सी में होंगे। तो एक सन से दूसरे सन की जो बीच की डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों को अगर देखें तो ये वाली जो यूनिट है ये काफ़ी बड़ी है, इससे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट छोटी है और लाइट ईयर बड़ी यूनिट है। तो स्टार टू स्टार मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज में लेते हैं, किसको, लाइट ईयर को। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है आपका, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी वो है आपकी पारसेक। क्या है,
पारसेक। पारसेक कैसे होगी देखिए, पारसेक के बारे में बात करने वाले हैं अभी हम। तो पारसेक में देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, वो क्या है वो सुनिए आप ध्यान से। पारसेक में हमें, जैसे हम किसी एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किल है इस तरीके से, ये इसका सेंटर है और यहाँ से हमने इस तरीके से एंगल को मेज़र किया। तो यहाँ से इस पॉइंट से ऐसे एंगल को मेज़र करते हुए वापस यहाँ पहुँचेंगे तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 360 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मीन्स इस पूरे सरकमफ्रेंस को हम 360 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 360 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट कितने को बताएगा? एक पार्ट बताएगा 1 डिग्री को। कितने को बताएगा? 1 डिग्री को। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, 1 डिग्री पार्ट जो है 1 डिग्री, ये डिग्री है 1 डिग्री पार्ट। इस 1 डिग्री पार्ट को हमने, ये 1 डिग्री हो गया। सपोज कीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, एक डायग्राम बनाता हूँ, उसको समझने के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। सपोज कीजिए कि आपके पास इस तरीके से एक डायग्राम बनाया मैंने। ये क्या है? आर्क, ये है आर्क, और इस आर्क के ये 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली हमने? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी मान ली हमने? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एंगल है आपका थीटा, ये कोई भी एंगल है, किसी पॉइंट P के ऊपर ये एंगल है। थीटा एंगल बनाने से ये जो आर्क बन रही है सरकमफ्रेंस में, और इस आर्क को हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले लिया। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप कि हम एक ऐसा एंगल बनाएं जिसकी आर्क जो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ के बराबर बन जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैं आपको बता रहा था उस चीज़ को एक बार मैं बताता हूँ। 1 डिग्री जो है वो उसके पार्ट बनाए। कितने पार्ट बना दें उसके हमने 60 पार्ट बनाए। 1 डिग्री को भी, जैसे हमने उसको 360 को 1 में तोड़ दिया था तो 360 पार्ट बने थे। अब इसको भी हमने तोड़ दिया, ठीक है, इसको भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 60 पार्ट्स में। तो एक पार्ट क्या बनेगा? एक पार्ट बनेगा 1 मिनट। 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे आप? 1 मिनट। 1 मिनट, इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इस 1 मिनट को, ये जो 1 मिनट आई है, इस 1 मिनट को भी अगर हम 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा? 1 सेकेंड। इसको डबल डैश से डिनोट करते हैं, ठीक। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया आपको? अब देखो, इसी चीज़ को हमें समझना है, इसी चीज़ को हमें समझना है, और समझना क्या है वो सुनिए आप ध्यान से। अब अगर इस एंगल को ध्यान से सुनिए आप, ये जो 1 पारसेक का एंगल बना है, इसको देखिए, इसको मैंने θ1 मान लिया, और इस P पॉइंट को मैं यहाँ ले आया, इस जगह, इस P पॉइंट को मैं इस जगह ले आया हूँ। अब मैं इसके ऊपर एंगल बना रहा हूँ ऐसे, ये देखिए ऐसे बनाया, इसको θ2 मान लिया। तो दोनों एंगल्स को अगर आप देखेंगे तो θ1 ग्रेटर देन θ2, मतलब θ1 बड़ा है θ2 से। समझ में आया इतना? ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस P पॉइंट को और इधर ले आए हम लोग, इस P पॉइंट को और इधर ले आए और दोबारा से एंगल बनाया हमने, तो इस तरीके से एंगल बना। तो ये θ3 जो है वो θ1 और θ2 से और छोटा हो गया है। फिर हम इसको और पीछे ले गए, और हम इसको तब तक पीछे लेके गए जब तक कि 1 सेकंड का एंगल इसके ऊपर ना बन जाए। मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस P पॉइंट को हम तब तक पीछे खिसकाते रहे। मान लीजिए ये एक पॉइंट आया, और इस पॉइंट से हमने जो एंगल बनाया ऐसे, ये ऐसे एंगल बनाया, इस तरीके से ये एंगल बनाया। सपोज कीजिए कि ये θn है। कितना एंगल है? θn। और इस θn एंगल की वैल्यू आई 1 सेकंड। कितनी आई? 1 सेकंड। जब ये वैल्यू 1 सेकंड आएगी तो इस P पॉइंट से और इस आर्क के बीच, जैसे मान लीजिए ये A और B पॉइंट है आपके, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे 1 पारसेक। क्या बोलेंगे? 1 पारसेक।
ऐसे समझना है आपको, ऐसे समझना है आपको। समझ में आया होगा आपको? मतलब एक ऐसा एंगल सबटेंड करना है जिसकी वैल्यू 1 सेकंड हो, और उस एंगल से बनने वाली जो आर्क है, उस एंगल से सर्किल के ऊपर बनने वाली जो आर्क है, उस आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाए, तो हमारे पास में ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 पारसेक के इक्वल बोलेंगे। ये वाली यूनिट अब हमारी इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब आपको थीटा की वैल्यू पता हो और आर्क की वैल्यू पता हो तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर ये कोई सर्किल है इस तरीके से ये कोई सर्किल है और ये इसका सेंटर है, सपोज कीजिए, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कि नहीं। थीटा, एंगल, आर्क और रेडियस में एक रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपका रिलेशन होता है। इस रिलेशन से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको करना है इसमें। तो पारसेक जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? अभी बताता हूँ आपको पारसेक को कैसे डिफाइन करना है। हमने इसको निकाला कैसे, इसको स्टैंडर्ड कैसे बनाया, उसका मैंने आपको यहाँ पे विद एग्जांपल जो चीज़ है वो बताई है। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 3 यूनिट, लेंथ की यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ की बात की जा रही है। तो उसके अंदर पारसेक आ गया 3rd नंबर पे। पारसेक, ये है आपका पारसेक, ठीक है। अब हम बात करेंगे इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल, इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल, इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल एट द सेंटर, एट द सेंटर, which one at the center, which one arc of the circle 1 astronomical unit, कितनी बन जाए आर्क? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग, सबटेंड ऑन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ये वाली चीज आ गई आपकी, ठीक है। क्या आ गई है आपके पास में? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गई है। और ये किसके बराबर होती है ये मैं आपको बता पे, इसकी जो वैल्यू होती है 1 पारसेक की, तो वो 1 पारसेक की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे? 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.084 सॉरी 4 × 10⁻16 मीटर इतनी होती है, ठीक है। 3.084 × 10⁻16 मीटर होती है, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको अप्रोक्सीमेटली अगर हम लिखें तो 1 पारसेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 3.1 × 10⁻16 मीटर। ये आपकी पारसेक की वैल्यू आ गई, ठीक, ओके। अब देखो 3 यूनिट आपने पढ़ी और उन 3 यूनिट्स में आप लोगों ने ये देखा कि सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, सेकंड वन आपकी लाइट ईयर थी और थर्ड वन आपकी पारसेक है। तो सबसे बड़ी यूनिट पारसेक होती है, फिर लाइट ईयर होती है और सबसे छोटी यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल होती है। ये लार्जेस्ट लेंथ को मेज़र करने के काम में ली जाती हैं। तो ये हो गया है आपका। अब हम कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब यूनिट को यूज में लेने के लिए आपको किन चीज़ों को कंसीडर करना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। वो पॉइंट्स क्या हैं वो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट के बारे में बता दूँगा।
तो जो हमारे कन्वेंशन होते हैं, उन कन्वेंशन के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो देखिए, हम लोग काफ़ी टाइम से अलग अलग जो एरिया है उसमें अलग अलग यूनिट्स का आज भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने यहीं से एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे राजस्थान में ज़मीन को जो है वो बीघा में लेते हैं। फिर अगर हम हरियाणा में चले जाएं या फिर पंजाब में चले जाएं तो उस बीघा को किलो में लेते हैं। किला, ऐसे आपने सुना होगा, 4 किला ज़मीन है, 10 किला ज़मीन है। और अगर हम एमपी में या फिर छत्तीसगढ़ वगैरह में चले जाएं तो वहाँ पे इसको यार्ड में लिखते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स का यूज होता है मेजरमेंट के लिए। और वो वहाँ की जो जो लोगों की जो सोसाइटी बनी हुई है वो इस चीज़ को यूज़ करने में अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन अगर हमें आपस में इनका कन्वर्जन नहीं पता होगा तो हम लोग, जैसे सपोज कीजिए कि कोई राजस्थान का आदमी जाके हरियाणा में या पंजाब में ज़मीन खरीदता है, खेत खरीदता है, और उसको ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो तो बीघा के बारे में जानता है, और अगर वो उसको ये पता नहीं होगा कि 1 किला में कितनी बीघा ज़मीन होती है, तो हो सकता है शायद वो घाटे का सौदा कर ले, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम उसको हो जाए, या फिर उसके मेज़रमेंट में भी उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें होती हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी साल, 200 साल तक लगभग ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसका शासन रहा है। तो उस केस में उन लोगों के जो मेजरमेंट थे वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि वो FPS सिस्टम को यूज करते थे, फुट पाउंड और सेकंड को। तो उस फुट पाउंड और सेकंड में आज भी आपने देखा होगा कि हम लोग उसी लेंथ को मेज़र करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली आज भी हम लोग फुट को ही यूज़ में लेते हैं। आप देखते होंगे कि घर बनाते हैं या और कुछ फर्नीचर वगैरह भी बनाते हैं, या फिर दरवाजे की लेंथ फिट भी करते हैं। उस केस में भी हम लोग बोलते हैं कि कमरे की जो साइज़ है वो 10x15 रखनी है, या 10x20 रखनी है, या 20x20 फीट रखनी है। इस तरीके से हम लोग उसको यूज़ ले रहे हैं। वो फिट वाला जो है वो हमें अभी तक हमने अपनाया नहीं है, वो हमें सूटेबल नहीं लगता है, क्योंकि हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो इंजीनियर्स लोग हैं उनको तो वो SI सिस्टम ही यूज में लेना पड़ता है। तो वो 10x10 का जो कमरा है उसकी जो लेंथ और विड्थ है उसको लिखते हैं 3.3 मीटर। कितनी लिखते हैं? 3.3 मीटर में लिखते हैं वो, और हम उसको 10 फीट बोल देते हैं। तो ये जो कन्वेंशन है हमारे, इनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ जो नॉर्मल बातें हैं उसके बारे में, जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है उसको हमने इंच में लिया। यहाँ पे 1 इंच इज इक्वल्स टू 0.0254 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 इंच में कितने मीटर होते हैं? 0.0254 मीटर। और सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और मिलीमीटर कितने होते हैं? 25.4 होते हैं। 1 इंच कितना होता है आपको पता है? इतना अक्सा होता है 1 इंच। उसमें ये जो चीज़ें हैं इनको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब फिट की बात करें तो फिट में जो है वो 0.3048 मीटर होती है। 1 फिट में 0.3048 मीटर होती है, और 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर। इसको में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। अब यार्ड पे आ जाएं। यार्ड मतलब गज। यार्ड मतलब गज। अभी भी गज वाला जो सिस्टम है वो अभी भी यूज होता है। तो यार्ड का मतलब होता है गज। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 0.9144 मीटर, और इज इक्वल्स टू 91.44 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर देखिए माइलोमीटर क्या है? माइलोमीटर जो है उसके लिए अगर हम बात करें तो माइलोमीटर अमेरिकन जो US से जो है ना, वहाँ के जो मतलब व्हीकल्स होते हैं उसमें, जैसे अपने इंडिया में किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है, वैसे ही वहाँ पे माइल्स पर आवर में स्पीड होती है। स्पीडोमीटर में माइलोमीटर को वहाँ पे यूज़ लेते हैं। तो उस माइल्स की हम बात कर रहे हैं तो 1 माइल बराबर 1.069 1 miles is equals to 1.609 into 10 to the power 3 मीटर। दैट मीन्स हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1600 मीटर के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, 1609 मीटर के अप्रोक्सीमेट। तो
तो कितना हो गया, 1.6 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट हो गया। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो आज भी यूज होती हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे कन्वेंशन लिखा आपके लिए, इनको आप यूज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें माइक्रो मेज़रमेंट की, किसकी बात करें, माइक्रो मेज़रमेंट की, तो माइक्रो मेज़रमेंट के लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं और उनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं। जैसे हम 1 माइक्रोन की बात करें, मतलब 1 माइक्रोन का मतलब होता है जो इसके अकॉर्डिंग, वैसे ही आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दीजिए इसको। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर, मतलब 1 mm का 1,000वां हिस्सा, 1 mm का 1,000वां हिस्सा। अब 1 mm कितना छोटा होता है, उसका 1,000वां हिस्सा हमें निकालना है, तो वो हो जाएगा 1 माइक्रोन। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻9 मीटर, इसको nm से डिनोट करते हैं। 1 अंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल्स टू, ये इसका सिंबल है। 1 फर्मी फेप्टोमीटर, ये जो है रेंज, ये अलग अलग जगह यूज होती है। जैसे ये वाली जो रेंज है, ये हमारे एटम के लिए यूज होती है। एटम की जो साइज़ है उसके लिए हम 10⁻⁻15 मीटर लेते हैं, तो वो किस में आती है, 1 फैक्टोमीटर में आती है। किस में आती है, 1 फेम्टोमीटर में, जिसको हम 1 फर्मी भी बोल सकते हैं। ये वाली रेंज उसके अंदर लेते हैं। ये अंगस्ट्रॉम वाली भी उसके अंदर हम यूज में लेते हैं। बाकी की भी सारी रेंज जो है वो न्यूमेरिकली हमें यूज में लेनी पड़ती हैं। जब भी हम कोई न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो बड़ी कैलकुलेशन, उसमें हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैंने कन्वेंशन के तौर पे इनको यहाँ पे आप लोगों को बताया है। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी वो आती है आपकी प्रीफिक्स और सफिक्स। और वो जो प्रीफिक्स और सफिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और उनके बारे में पहले चलो मैं बता देता हूँ आपको। पहले एक बार एक टेबल बनाता हूँ मैं, उसके बारे में बताता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स और सफिक्स की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। तो उस प्रीफिक्स और सफिक्स के थ्रू हम स्मॉलर और लार्जर जो क्वांटिटी हैं, चाहे वो मास में हो, चाहे वो टाइम में हो, और चाहे वो लेंथ में हो, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी में हो, अगर उसके साथ हम इस प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ देते हैं, तो उसके लार्जेस्ट होने और उसके स्मॉलेस्ट होने की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें मिलती है। उसका हमें आइडिया लग जाता है, उसका हमें ये पता लग जाता है कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये स्मॉलर में है या लार्जर में है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स बनाए हैं, और उनके सिंबल्स भी बनाए हैं, फॉर द स्मॉलर एंड फॉर द लार्जर। तो जैसे देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। 10⁻⁻1 को डेसी बोलते हैं, इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻2 को सेंटी बोलते हैं, इसको स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 को मिली बोलते हैं, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻12 को पिको बोलते हैं, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻15 को फेम्टो बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और 10⁻18 को एटो बोलते हैं, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। अब बात ये आती है, जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारे पास में एक कैपेसिटर है, और उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 5.4 × 10⁵ माइक्रो कूलाम है। कितनी है, 5.4 माइक्रो कूलाम। तो 5.4 तो डिजिट आ गई। फिर माइक्रो बोला, मतलब स्पीकिंग में आ रहा है माइक्रो, तो मैं क्या लिखूंगा वहाँ पे, मैं ये लिखूंगा, रिटर्न में क्या आएगा, 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है, और उसकी यूनिट कूलाम। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, 5.4 × 10⁻6 कूलाम। तो माइक्रो में बन गया ये। 5.4 को हम क्या बोलेंगे, अब अगर इसको नहीं दिखाएं तो हम लिख सकते हैं इसको दूसरे तरीके से भी, 5.4 माइक्रो कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब माइक्रो के सिंबल को हटाएंगे तो इंटू 10⁻6 कर देंगे, ऐसे। तो ऐसे हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। अब
अगर हम लार्जर यूनिट की बात करें तो लार्जर यूनिट के लिए देखिए यहाँ पे 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टा, डेका को डी से, स्मॉल डी स्मॉल ए, हेक्टा को स्मॉल एच से, 10⁻3 किलो इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻6 मेगा, मेगा में आप कैपिटल एम को यूज लेंगे। क्या यूज लेंगे? कैपिटल एम को, क्योंकि स्मॉल एम हम पहले से यूज ले चुके हैं, इसलिए कैपिटल एम को यूज लेंगे यहाँ पे। 10⁻9 गीगा, गीगा हर्ट्ज वाली आपने सुना होगा, गीगाबाइट, गीगा हर्ट्ज, तो ये कैपिटल जी से। 10⁻12 टेरा, अभी तो हार्ड डिस्क वगैरह जो आती हैं कंप्यूटर के लिए वो टीबी में आती हैं टेराबाइट में, तो ये आ गया टेरा। तो और इसको कैपिटल टी से, 10⁻15 को पेटा से कैपिटल पी, और 10⁻18 को हेक्सा से कैपिटल ई। ये हमारा इसके अंदर लार्जर यूनिट में यूज में लेने वाली क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, इस तरीके से हम इनको ले सकते हैं। अब इसमें से कुछ क्वांटिटी जो है वो बीच में मिसिंग है, जैसे 10⁻4 5 मिसिंग है, 7 8 मिसिंग है, 10 मिसिंग है, यहाँ पे 13 14 मिसिंग है, यहाँ पे 16 10⁻16 10⁻17 मिसिंग है। ये जो बीच में मिसिंग है ये मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसी क्वांटिटी होती नहीं है, होती भी हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। तो ज़्यादातर जो यूज होती हैं उनकी जो फॉर्म है वो इसी फॉर्म में यूज होती हैं, इसलिए हमने इनको इसी फॉर्म में बनाया है। ऐसे ही इसमें भी मिसिंग है तो वही चीज़ इसमें भी लागू होगी, तो ये बात हमें याद रखनी है। अब अगर हम बात करें तो कुछ एरियाज़ के बारे में बात करें हम लोग, तो एरिया के लिए हम देखो बताता हूँ मैं आपको, कुछ एरिया के लिए बताता हूँ मैं आपको। एकड़ में सुना होगा आपने, ज़मीन को एकड़ में लेते हैं हम, हेक्टर में भी लेते हैं, एकड़ में भी लेते हैं, कितनी एकड़ ज़मीन है, कितनी हेक्टर ज़मीन है। तो उसको अगर हम ऐसा यूनिट में लेके जाएं तो वो कैसे बनेगी, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 एकड़ कितने के बराबर होगी, कितने एरिया को हम निकालते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर ऑफ मीटर। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग लिखें यहाँ पे 1 एकड़, एकड़ 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ इज इक्वल्स टू आएगा 4047 मीटर स्क्वायर, इतना होता है 1 एकड़ के इक्विवेलेंट में। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें 1 हेक्टर की, किसकी बात करें, 1 हेक्टर, तो 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एक एरिया है ऐसे स्क्वायर टाइप का, तो यहाँ से भी 100 मीटर का एरिया है वो, और इस साइड से भी 100 मीटर का एरिया है, मतलब लेंथ और विड्थ उसकी 100 और 100 मीटर है, दोनों साइड से स्क्वायर टाइप का एरिया है। तो उस पूरे कंप्लीट एरिया को हम बोलेंगे 1 हेक्टर। इस तरीके से हम एरिया को भी यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। अब आता है मेजरमेंट ऑफ मास। क्या आता है, मेजरमेंट ऑफ मास। तो मेजरमेंट ऑफ मास के लिए हम मोस्टली 3 टाइप की यूनिट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। प्रैक्टिकल यूनिट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली यूनिट जो यूज होती है वो होती है टन। कितने, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए 1 टन। 1 टन, 1 टन किसके बराबर बताया मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, 1000 kg के बराबर, 1000 kg के बराबर होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो यूनिट आती है इस तरीके से, उसको हम बोलते हैं 1 क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 100 kg। तो ये किसके बराबर हो गया, 10 क्विंटल के बराबर, 10 क्विंटल के बराबर हो गया, ये 100 kg हो गया ये। ठीक है, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू, फिर आती है पाउंड। पाउंड भी है, तो पाउंड अभी भी यूज होती है, ऐसी बात नहीं है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो पाउंड का अपन ऐसे नहीं लिखेंगे, पाउंड को POU ऐसे करके पाउंड ऐसे नहीं लिखेंगे, उसका एक सिंबल है, पाउंड के लिए भी एक सिंबल है, और उस सिंबल को हम लिखते हैं LB ऐसे, ये है उसका सिंबल।
और वैसे यूरोपियन कंट्री जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड में तो वैसे भी पाउंड, करेंसी का नाम भी वहाँ पे तो पाउंड है। तो 1 पाउंड इज इक्वल्स टू कितने केजी के बराबर होता है? 4536 केजी के बराबर, 0.4536 केजी के बराबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 450 ग्राम के बराबर होता है। अप्रोक्सीमेट कितने के बराबर होता है? 450 ग्राम के बराबर, ये वाली चीज़ होती है। ये तो हो गई नॉर्मल यूनिट। अब अगर हम लोग किसी लार्जेस्ट यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? कोई मास के लिए कोई लार्जेस्ट यूनिट, उसकी अगर हम बात करें तो वो लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी वो देखिए आप। उस लार्जेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट इसको बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CSL, चंद्रशेखर लिमिट, CSL। ठीक है, हमारे इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये यूनिट बनाई थी, चंद्रशेखर जी ने। और उस यूनिट में उन्होंने बताया कि जैसे कोई बॉडी है और उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है मास की वजह से, तो उस बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, इसीलिए वो अपनी एक शेप बना के रखती है। और फिर उन्होंने बताया कि अगर ये मास जो है बढ़ जाए तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो जो बॉडी हमारे पास में है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी का जो सेंटर है उसकी तरफ जाने लग जाएंगे। और उसकी तरफ अगर वो जाने लग जाएंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके ऊपर मास इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर, मतलब एक दूसरे को खींचते हुए सेंटर की तरफ जाएं और एक दूसरे को टक्कर मारें, एक दूसरे से कोलिजन करें वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो उस वजह से वो क्या होगा? उस वजह से वो टूट जाएगा और उसके टुकड़े टुकड़े होके वो बिखर जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लड्डू को लेते हैं और लड्डू को जैसे हम ऐसे कंप्रेस करें, ऐसे दबाएं, तो दबाने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे दबाते गए और दबाने के बाद में लड्डू जो है वो टूट टूट के बिखर के गिर जाएगा। सेम सिचुएशन ऐसा ही उन्होंने बताया। और उन्होंने ये चीज़ न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसी को फॉलो करते हुए उन्होंने ये चीज़ की डिस्कवरी की थी, इन्वेंशन की थी। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा माउंट एवरेस्ट है और उस माउंट एवरेस्ट की हाइट जैसे मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है। ठीक है, और 5 किलोमीटर हाइट के बाद 5 किलोमीटर जब उसकी हाइट है तब वो अर्थ के सरफेस पे रुका हुआ है। फिर हमने उसके ऊपर ले जाके और बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर दिए और उसकी हाइट को बढ़ा दिया। और जैसे जैसे हमने उसकी हाइट को बढ़ाया तो जो अर्थ का जो सरफेस है उसने उसके वेट को सहना बंद कर दिया और वो धंस गया, नीचे ज़मीन में धंस गया वो। मतलब उस केस में क्या हुआ? उसका जो वेट है उसकी वजह से उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा बढ़ गया और वो ज़मीन में धंस गया और आके कहाँ पे रुका? उसी 5 किलोमीटर के ऊपर। ठीक, तो उसके बाद में भी फिर हम नहीं रुके, फिर हमने दोबारा से उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर लगा दिए और उसकी हाइट को हमने 10 किलोमीटर बना दिया। तो दोबारा से वो क्या होगा? दोबारा से वो धंस जाएगा और आके कहाँ पे रुकेगा? 5 किलोमीटर पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर उसका जो वो जो पावर है उसको जो जब वो धंसे नहीं 5 किलोमीटर में, तो उसका जो वेट 5 किलोमीटर जो पत्थर लगे हुए हैं उसका जो वेट है वो वेट ही उस अर्थ के लिए एक कैपेसिटी, एक लिमिट बन गई। उस लिमिट से ज़्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर रही है और वो धंस जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी वजह से चंद्रशेखर जी ने एक लिमिट बनाई और उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर मास से ज़्यादा मास नहीं रख सकती, उससे ज़्यादा उसका मास कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे उन्होंने बताया। और उसकी लिमिट क्या है? उसकी लिमिट मैं बता रहा हूँ, 1 CSL मतलब 1 चंद्रशेखर यूनिट की जो लिमिट है उन्होंने बताई 1.4 टाइम्स इनटू मास ऑफ द सन। कितनी बताई उन्होंने? 1 CSL इज इक्वल्स टू होता है 1.4 इंटू
मास ऑफ द सन। सन का जो मास है उसका 1.4 टाइम्स, सन का जितना मास है उसके 1.4 टाइम्स के मास की बॉडी 1 CSL के बराबर मानी गई। ये लार्जेस्ट यूनिट है हमारे यूनिवर्स की, जो चंद्रशेखर जी ने बनाई, और फिर बाद में दुनिया के सारे साइंटिस्ट जितने भी हैं उन्होंने इस चीज़ को कंसीडर भी किया, और आज ये पूरे वर्ल्ड में यूज भी होती है। तो ये है हमारी लार्जेस्ट यूनिट। फॉर स्मॉल मास के लिए भी बहुत सारी यूनिट्स हैं। स्मॉल मास के लिए जो यूनिट बनी, स्मॉल मास के लिए, उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल मास के लिए कौन कौन सी यूनिट्स बनी। स्मॉल मास के लिए जो सबसे पहली यूनिट है उसमें हम लोग लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये भी काफ़ी यूजफुल यूनिट है, ठीक है। अब जब हम बात करें एटम की बात करें तो एटम तो बहुत छोटा होता है, फिर उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वो और भी छोटे होते हैं। तो उनके अगर मास की बात करें तो उनका जो मास है ना, वो तो केजी में अगर हम लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। तो उसके लिए भी हमने एक छोटी यूनिट बनाई, और उस छोटी यूनिट को हमने कैसे दिखाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन 12 का जो मास होता है, कितना, कार्बन 12, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया गया कि 1 AMU इज इक्वल्स टू कार्बन 12 अपॉन 12, मतलब मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 अपॉन 12। इस तरीके से इसको एक 1 AMU के बराबर लिया गया, और इसको 1 AU भी लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? 1 AU भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, उससे भी छोटी यूनिट होती है, वो होती है कैरेट। कैरेट, जैसे हम लोग डायमंड और गोल्ड के लिए कैरेट का यूज करते हैं, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, उस कैरेट की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एक तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, और एक उस कैरेट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। फिर आगे चलते हैं हम टाइम के लिए, टाइम में क्या होगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे AMU की, एटॉमिक मास यूनिट की, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, और उस फॉर्मूले में 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन 12, 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन 12, नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन 12, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज डिवाइडेड बाई 12, दैट 1 यूनिट इज नोन एज 1 AMU, ठीक है। अब 1 कैरेट, इसकी और भी यूनिट होती है 1 कैरेट, और 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 200 mg के बराबर, मिलीग्राम के बराबर, 200 मिलीग्राम के बराबर। अगर टाइम की बात करें तो 1 डे, दिन तो आप लोग जानते ही हैं, तो 1 डे को अगर हम मेज़र करें तो कैसे दिखाएंगे उसको? फ्रॉम 1 सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में, जैसे आज सूर्योदय हुआ है, कल सुबह फिर होगा, तो उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है उसको 1 डे में लेते हैं हम लोग। अगर स्मॉल टाइम की बात करें तो 1 सेक जो है वो बराबर होता है 10⁻⁸ सेकेंड के। ये चीज़ें इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट में यूज लेते हैं। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी को और आगे बढ़ाते हैं। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यूनिट हम लोग यूज में लेते हैं, उन यूनिट्स के लिए कन्वेंशन, मतलब उनको लिखने के लिए जो राइटिंग कन्वेंशन जो है हमारा, वो क्या होना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है उसके अंदर राइटिंग कन्वेंशन में, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके लिए आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताऊँगा मैं आपको, उसके अकॉर्डिंग ही हमें यूनिट्स को यूज में लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही यूनिट्स को डिनोट करना है। अब देखिए यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ राइटिंग यूनिट्स, कन्वेंशन ऑफ राइटिंग यूनिट्स,
ठीक है। इसमें नंबर एक बात, फर्स्ट वन देखिए, हम लोग बहुत सारी ऐसी यूनिट हैं जिसके अंदर सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बताता हूँ, वो क्या है कि फिजिक्स के अंदर जो भी हम यूनिट्स वगैरह यूज में लेते हैं उसके अंदर हम लोग ग्रामेटिकल, इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल रूल हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर उनको फॉलो किया तो हमारा पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो फिजिक्स का अपना एक अलग से रूल होता है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम क्या करेंगे, नो कैपिटल इनिशियल लेटर, नो कैपिटल इनिशियल लेटर, लेटर और हाँ ठीक है लेटर, ठीक है लेटर, इवन इफ इट इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट। मतलब हम कोई भी यूनिट लिखेंगे उस यूनिट के अंदर हम लोग बिल्कुल भी कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो किसी साइंटिस्ट के नाम से जुड़ी हुई नहीं है तो। जैसे मैंने लिखा फोर्स 10 न्यूटन, तो हम लोग लिख देते हैं 10 NEWTON न्यूटन। दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट। इसमें ये जो कैपिटल N है इसको हमें डिनोट नहीं करना है। कैसे लिखना है, F = 10, ऐसे लिखना है 10 न्यूटन। अब ये सही है, बिल्कुल सही है। और अगर हम इसको ऐसे लिखें F = 10 N तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अब हमें जो सिंबल लेना है यहाँ पे वो कैपिटल N लेना है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम से बना हुआ है। सिंबल में कैपिटल लेटर आएगा, बाकी अगर पूरा वर्ड आप लिख रहे हो तो उसमें कैपिटल लेटर नहीं आएगा। ये चीज़ फर्स्ट हमें ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद देखिए, अगर आपने स्मॉल n लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए 10N, F = 10N, तो ये N तो नैनो के लिए यूज होता है, आपने देखा था, ये तो नैनो का सिंबल है। तो क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे F = 10 × 10⁻⁹? ये कहाँ तो 10 था और कहाँ 10⁻⁹ हो गया। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो आपको क्या बताता है, नंबर 2, सिंबल जो हैं, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, सिंबल जो हैं वो हम यूज में लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग। अगर साइंटिस्ट के नाम से फॉर्मेट है तो हम सिंबल को साइंटिस्ट के नाम से ही शो करेंगे। जैसे न्यूटन है, कूलम्स है, ये यूनिट है, तो कूलम्स में C लिखते हैं, न्यूटन में N लिखते हैं, वो उसका सिंबल है। बाकी के जो सिंबल हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम से रिलेटेड नहीं है, उन सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एम्पियर करंट के लिए यूज होता है। नंबर थर्ड नंबर में आएगा यूनिट इज नेवर रिटन, यूनिट इज नेवर रिटन, किस में नहीं लिखना है, नेवर रिटन प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए वेलोसिटी आपने लिखी 10 मीटर/सेकेंड, ठीक है, तो इसको आप, जैसे 10 है, 1 मीटर होता तो सिंगुलर है, लेकिन 10 है तो प्लूरल हो गया, तो आप इसको मीटर्स नहीं लिखेंगे, METERS, मीटर्स नहीं लिखेंगे। अगर आपने इसको मीटर्स लिख दिया तो मीटर्स में क्या हो जाएगा, V = 10 मीटर, और इस S को सेकंड में ले आ जाएगा, ये सेकंड हो गया, मीटर सेकंड हो गया ये। ठीक है, तो इसमें कभी भी प्लूरल नहीं होता है। जैसे सेकंड है, जैसे हम लोग सेकंड को लिखते हैं, बहुत बार हमने न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व किए हैं, पिछली क्लासों में भी किए हैं, तो हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 सेकंड ही लिखते हैं, तो सेकंड्स नहीं लिखते कभी भी। तो इस सेकंड जो है ये भी एक यूनिट है जिसको हम प्लूरल नहीं लेंगे, ये एक आपका कन्वेंशन हो गया। फोर्थ जो है, फोर्थ में आप क्या करेंगे, नोट यूज मोर देन वन, नोट यूज मोर देन
वन, मोर देन वन सॉलिड यूज, एक से ज़्यादा सॉलिड यूज को यूज नहीं करेंगे। और आज तो मॉडर्न ज़माने में तो बिल्कुल भी सॉलिड यूज को यूज नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा, जैसे आपने लिखा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये सॉलिड यूज है, ये स्लैश जो लगाया है ये। अब अगर आप किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए लिखें तो क्या लिखते हैं आप लोग, एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के अपॉन टी होता है, तो क्या लिखेंगे, इसकी यूनिट के पर सेकंड। तो इसको ऐसे बोलेंगे क्या आप, 10 मीटर पर सेकंड, दिस इज द रॉन्ग वे। ठीक है, तो एक से ज़्यादा सॉलिड यूज नहीं होगा। हम इसको कैसे दिखाएंगे, स्क्वायर में। ठीक है, तो और वैसे भी अगर आपको बोल लूँ तो इनको यूज करना ही बंद कर दो आप। a इज इक्वल्स टू 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, इन्वर्स में लिख दो ना, या फिर v इज इक्वल्स टू 10 मीटर सेकंड इन्वर्स, ऐसे लिखो, नो प्रॉब्लम। ये ज़्यादा सूटेबल है इसके बजाय, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था एक्सेलरेशन के लिए, ऐसे इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इसको हमें नहीं लेना है यूज में। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल जो है इसमें 5th पॉइंट, वो है पंक्चुएशन मार्क्स यूज में नहीं लेंगे, कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाएंगे। जैसे नो पंक्चुएशन मार्क यूज्ड, नो पंक्चुएशन मार्क यूज्ड, कोई भी पंक्चुएशन मार्क यूज्ड नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हो, जैसे आपने लिखा L इज इक्वल्स टू 10 मीटर, ये डॉट लगा दिया, ये डॉट नहीं लगाना है यहाँ पे। जैसे आपने लिखा D इज इक्वल्स टू 1.26 सेंटीमीटर, तो cm ही लिखना है, डॉट नहीं लगाना है आगे। जैसे आप लिखते हो kg, तो डॉट लगाने की आदत है हमें। ठीक है, kg के आगे भी डॉट लगा दिया हमने, तो ये डॉट जो है और कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये इसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, वैसे हम लोग आदत हम लोगों ने अपनी बिगाड़ रखी है, उसकी वजह से हम लोग इनको यूज में लेते रहते हैं, लेकिन हमें ये सब यूज में नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब बात ये है कि हम लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में इस लेसन में पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके बारे में भी मैं आपको जैसे पीछे बताया है डिस्क्रिप्शन में, ऐसे ही आपको बताऊंगा। तो ये क्लास आज की हमारी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए ग्रेटफुल डे, हैव ए नाइस डे, थैंक्स एवरीबॉडी।